हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड GS1 कॉपी, जो कि श्रुति शर्मा मैम के द्वारा लिखी गई है. तो एज़ यू ऑल नो कि हम यहाँ पे श्रुति शर्मा मैम की कॉपी को पढ़ रहे हैं. ऑलरेडी मैंने GS2 की कंप्लीट कर ली है और वो उसका सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने डाल दिया है, यू कैन चेक इट. एंड GS4 की भी हमने रिसेंटली कंप्लीट करी है. अभी हम ये GS1 की कॉपी पढ़ने जा रहे हैं. सो इन दिस वीडियो एज यू कैन सी कि मैम का जो स्कोर है वो था 119, ठीक है, विच इज़ लाइक टॉपर्स के मार्क्स अच्छे आते ही हैं, तो 120 स्कोर करना GS1 में इज़ वेरी गुड, ठीक है. और यू कैन सी द डेट इट्सेल्फ कि 2021 में जो मेंस था वो डिले हो गया था, वो 2022 में हुआ था. तो जस्ट बिफोर मेंस उन्होंने ये लिखी है कॉपी. तो यू कैन सी कि जब वो जस्ट बिफोर मेंस के पहले की कॉपी होती है उसमें एक्चुअल रिफ्लेक्शन होता है, और जो पहले की कॉपी होती है उसमें टॉपर्स खुद ही सीख रहे होते हैं. तो दैट्स वाई कि जो रिसेंट की कॉपीज़ होती है मेंस की, उसको हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है. प्रेफर हमें वही करना चाहिए. इफ़ टाइम परमिट्स देन वी कैन मूव फर्दर, ठीक है. तो पहले वाली पढ़ लो, नहीं तो फिर बस जो इतने सारे टॉपर्स हैं सब हर साल के, अगर आप टॉप 10 रैंक की भी पढ़ोगे तो फिर बहुत सारी कॉपियाँ हो जाएंगी. और जस्ट बिफोर वाली मेंस वाली पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है. सो यहाँ से हम क्या क्या सीखेंगे, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हेयर, लाइक जैसे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है. तो एग्जाम्पल्स हो गया, और क्या कहते हैं, कीवर्ड, जो ऐसा है ना कि आप जो है एवरी GS पेपर लाइक GS1 2 3 4 एवरी पेपर, सो उसमें जो है क्या है कि कीवर्ड स्पेसिफिक होना चाहिए. जैसे अब GS4 की बात करें तो उसमें एथिक्स के कीवर्ड्स आने चाहिए. वैसे GS1 में GS1 के कीवर्ड, GS2 में इंटरनेशनल IR से रिलेटेड कोई कीवर्ड्स आने चाहिए. तो कीवर्ड स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. एंड स्ट्रक्चर लाइक कैसे क्या फॉर्मेट होना चाहिए. जैसे बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी, फिर ऊपर हमारा सबसे पहले हमारा होता है इंट्रो, ठीक है, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन. एंड इसमें में भी बॉडी में भी हम कैसे सब हेडिंग्स बनाते हैं, एंड पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखा जाता है कि पैराग्राफ फॉर्मेट में. सो ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल इंडिया बट रादर हु वुड नॉट, ठीक है. तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में था, है कि क्या कहते हैं कि इसने ये डिसाइड करा था कि हु वुड रूल इंडिया. ये डिसाइड नहीं किया था कि किसको कौन रूल करेगा, बट कौन नहीं करेगा इसके बारे में वो ज़्यादा डिसाइड किया था, इसका कंसिक्वेंसेस जो था, ठीक है. तो अभी लेट्स सी, देखें इंट्रोडक्शन कैसा लिखा है मैम ने. द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1761 विच वी नो, एंड बिटवीन दी मराठा एंड अफगान्स, ठीक है, लेड बाई इसके किसके थी, अहमद शाह दुरानी, ठीक है, हैविंग अ लास्टिंग रिपरकशंस ऑन दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन हेंसफोर्थ. सिंपल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है. यू कैन सी कि जो हिस्ट्री के जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो बहुत ही बेसिक होते हैं. अब जैसे आ जाए कि भक्ति मूवमेंट, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन द पीरियड इटसेल्फ इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन, लाइक कि भक्ति मूवमेंट दिस इस टाइम से इस टाइम पीरियड के बीच में था. तो अगर देखा जाए ना तो हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो तैयार करना मतलब इज़ मच ईजियर दैन अदर पार्ट, ठीक है. तो इससे अब सिंपल सा इंट्रोडक्शन है जो कि हम हर किसी को पता होता है, ठीक है, इसके बारे में वही लिखा गया है. देन अब जो यहाँ पर पहला पार्ट पूछा हुआ है, ठीक है, कि इट डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल. कैसे, देखो पहला था कि द अफगान हु won the war did not want to capture India but merely wanted to teach Marathas a lesson for interfering in their territory, ठीक है, सही बात है. वो कैप्चर नहीं करना चाहते थे जस्ट बिकॉज कि वो इनका एक टाइप से रिवेंज था, ठीक है. वो उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमें यहाँ पे रूल करना है, ठीक है. सेकेंड, अदर प्रिंसिपैलिटीज हु वॉन, लाइक जैसे रोहिल्या वाला था, रोहिल्या नवाब ऑफ अवध, डिड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सेव द रीजन. सही बात है, रिसोर्सेज भी नहीं था नवाब ऑफ अवध के पास. देन थर्ड रीजन, नो मेजर पावर इमर्ज आफ्टर द वॉर. कोई मेजर पावर ही नहीं इमर्ज कर पाई, ठीक है, वॉर के बाद, ठीक है. तो ये कुछ रीजन्स हो गए कि क्यों नहीं इट विल नॉट डिसाइड कि कौन रूल करेगा, ठीक है. अब ये दिखाएगा कि दस द विनर ऑफ द वॉर डिड नॉट गो ऑन द रूल साइड, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, हाउएवर लूजर्स वर क्लियरली व्हाट इज डिफाइंड. कैसे डिफाइंड है, देखो, द मराठास, जो मराठास थे, ठीक है,
द मराठास देन द फोर मोस्ट चैलेंजेस, उनके सामने क्या चैलेंज था, टू द ब्रिटिश वर डी लेजिटिमाइज्ड एज हेयर्स टू द क्राउन। ठीक है, जो मराठास तब तक थे, द फोरमोस्ट वो चैलेंज था, ठीक है, टू द ब्रिटिश का, क्या लिखा है, डी लेजिटिमाइज्ड, ठीक है, एज हेयर्स टू द क्राउन। ठीक है, देन इधर देखते हैं इंटरनल वीकनेसेस ऑफ द मराठा, जैसे सही बात है, इंटरनल वीकनेसेस थी वो, ये इंटरनल राइवलरी चल रही थी, ठीक है, विद इन मराठा का जो डिफरेंट पेशवा थे अंडर विच, ठीक है, वो भी एक रीज़न है। एंड लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कमांड क्लियरली हाईलाइटेड, जैसे नेसेसरी फॉर पैन इंडिया एम्पायर, ठीक है, ये सब जरूरी होता है, ठीक है। एंड देन मुगल रूलर्स प्रूव्ड इनकेपेबल ऑफ डिफेंडिंग दियर क्राउन, कैसे मुगल रूलर भी, सही बात है, इनकेपेबल थे। द पावर ऑफ द फॉरेन ट्राइब्स लाइक जैसे अफगान हाईलाइटेड एब्सेंस ऑफ एनी पावरफुल इंडियन रूलर्स, ठीक है, ऑफ रोहिल्या टू वीकेंड दिस दियर ओन, ठीक है, इससे भी वीक हो गए थे वो लोग। हाउएवर, अब कंक्लूजन देखो, हाउएवर द वॉर क्लियरली लेड द बैकड्रॉप फॉर द राइज ऑफ ब्रिटिश in the power vacuum highlighted in North India by the defeat of Mughals and Marathas। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ यहाँ से हम सीख सकते हैं कि जैसे अब कुछ सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे किस डायरेक्शन में आप आंसर को ले जाओगे। अब कोई भी जैसे इसका रिजल्ट तो हमें पता था कि यहाँ पे क्या हुआ था, मराठास हार गए थे और ये अफगान जीत गए थे। तो अब हमें मेजर रीज़न बताते हैं, हम क्या बोलेंगे भाई कि हाँ वो इनकेपेबल नहीं थे, जो हमें जनरल चीज़ें हैं, इसमें एज सच कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, जो हमें पता है बस उसी को एक सीक्वेंस में, एक स्ट्रक्चर वे में लिखना है, ठीक है। हमें पता होती कि जो मुगल्स जो है वीक हो गए थे, लेटर मुगल्स वीक हो गए थे, मराठाओं में भी इंटरनल वो डिस्टर्बेंस चल रहा था उनके विद इन पेशवाज एंड ऑल, और तो ये कुछ रीजन्स हो गए। और उसके साइड से भी देख सकते हैं कि वो जो ये लोग थे ना, अफगान्स थे, उनका मकसद ही नहीं था कि यहाँ पे रूल करना, उनका जस्ट तो था कि लूटपाट करना और रिवेंज लेना, ठीक है। तो ऐसे इसमें ये बहुत सिंपल आंसर है, ठीक है। लेट्स गेट टू नो अबाउट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। सो नेहरू रिपोर्ट जो थी 1928 में आई थी, द फर्स्ट एफर्ट था ना, ठीक है, फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वॉज नथिंग मोर देन अ बंच ऑफ अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस। कैसे, क्रिटिकली एनालाइज। अब देखो, नेहरू रिपोर्ट वॉज पुट फॉरवर्ड बाई अ कमेटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन 1928। अब देखो यहाँ पे सिंपली उसको एक्सप्लेन करा गया है, इन अपोजिशन टू अ चैलेंज बाय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड टू इंडियन, ठीक है। तो इसी को चैलेंज किया गया था, इसीलिए तो आई थी वो नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, हम देन देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे ये फर्स्ट एफर्ट था, लेट्स सी, कि एज इट लेड डाउन डिमांड्स ऑफ द इंडियंस, डिफाइंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू इंडिया एंड डिफाइंड राइट्स ऑफ द पीपल। सही बात है, ये पहला एफर्ट था जिसमें कहीं ना कहीं इंडियंस के डिमांड की बात करी गई थी, ठीक है, और उनके राइट्स की बात करी गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब अनईजी कॉम्प्रोमाइज़ कैसे था, कि बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस के बीच में कैसे, जैसे देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, सही बात है, इंस्टीड ऑफ फुल इंडिपेंडेंस। इसमें जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें यही बात करी कि डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, ना कि फुल इंडिपेंडेंस की, ठीक है। तो इसलिए ये अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस थे। दूसरा, कंटिन्यूड रोल ऑफ द वायसराय इन द इंडियन अफेयर्स। सही बात है, ये भी बताया गया था कि ठीक है, वायसराय जो है उसका कंट्रोल होगा इंडिया पे, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा हम दूसरा यहाँ पे देखो कि बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में क्या कॉम्प्रोमाइजेस करे गए थे। देखो, दो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर रिजेक्ट कर दिया गया था, बट इशू क्या था, इशू अबाउट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन मेजॉरिटी प्रोविंसेस लाइक जैसे बंगाल एंड पंजाब नॉट फाइनलाइज, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करी गई थी, ठीक है। ये एक चीज़ थी अनईजी कॉम्प्रोमाइजेज में। एंड थर्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट एंड
ये क्या कंजर्वेटिव्स के बीच में क्या था, जैसे नेहरू एंड बोस अगेंस्ट द आइडिया, दोनों अगेंस्ट में थे। ये यहाँ पे नेहरू बात करी जा रही थी, ये जवाहरलाल नेहरू की, और वो नेहरू रिपोर्ट में कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, इनके पिताजी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू एंड बोस जो है इसके अगेंस्ट में थे। ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड बाई द रिपोर्ट, सही बात है, जो रिपोर्ट बताया गया था उसके अगेंस्ट में थे। सो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे देखो अनइजी कॉम्प्रोमाइज़ में 3 एस्पेक्ट में बात करिए, एक तो ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में, दूसरा कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, तीसरा कि ये सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स के बीच में क्या था। दस ड्यू टू कॉन्ट्रडिक्शंस जिन्ना लेटर पुट फॉरवर्ड हिज 14 डिमांड्स, लाइक है, सही बात है। वाइल नेहरू एंड बोस लेड टू द इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग ये लोग बनाए थे, ठीक है, सही बात है। फिर उसके बाद हम देखते हैं येट मेजर ब्रेक थ्रू क्या हुआ इसके अब यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है कि इवन दो कि यहाँ पे अनइजी कॉम्प्रोमाइज़ थी, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें भी थी, बट उस पर बात नहीं करी गई थी, बट यहाँ पे कुछ उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात करी गई थी, एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम डिफाइन करा गया था यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड देन डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था पहली बार, ठीक है। एंड देन प्रूव्ड रॉन्ग चैलेंजेस बाय केम्सफोर्ड का जो चैलेंजेस था उसको गलत साबित किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में। एंड देन ये कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट दस नॉट कंप्लीट, ठीक है, वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन इन दी कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ स्वराज। अब यहाँ पे देखो ऑलवेज 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 बी पॉजिटिव इन दी कंक्लूजन सेक्शन, कंक्लूजन में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे देखो ऑल्दो नेहरू रिपोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोज में भी बात कर लिया और कॉन्स में भी बात कर लिया, बट एट द एंड यू हैव टू समराइज इट इन अ पॉजिटिव वे। लाइक जैसे नेहरू रिपोर्ट का भाई कंप्लीट नहीं था, बट ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन था कि स्वराज को लाने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन अब क्या देख सकते हैं, जैसे देखो 4 लाइन का यहाँ पे इंट्रो लिखा गया है, एंड देन बॉडी में प्रॉपर देखो यहाँ पे हेडिंग्स बनाई गई है, सब हेडिंग्स। देन उसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर बॉक्स में लिखा गया है, ठीक है, पॉइंट्स वाइज डाला गया है। पॉइंट्स वाइज पे लिखोगे तो डायरेक्टली एग्जामिनर के दिमाग में जाएगा कि हाँ बच्चे ने 3-4 पॉइंट लिखे हैं। तो लाइक ये सब चीज़ें इनकलकेट कर रहे हो अपने आंसर्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंडियन कल्चर गॉट as much influenced by foreign cultures as it has influenced them, ठीक है, सही बात है, डिस्कस, ठीक है। इंडियन कल्चर गॉट as much influenced by foreign culture as it has influenced them, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंडियन कल्चर इज ट्रूली अ मिक्स्ड बैग ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है, सही बात है, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, ठीक है, इनकैप्सुलेटिंग दी डायनामिज्म एंड रिच हिस्ट्री ऑफ सब कंटिनेंट, ठीक है, सही बात है। बेसिक सा ओवरव्यू दे दिया गया है इंट्रोडक्शन में, 4 लाइन का इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, ये क्या लिखा यार, इन्फ्लुएंसेस ऑफ फॉरेन कल्चर का इसमें अपने इंडियन कल्चर में, अच्छा, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर का इन्फ्लुएंस कैसे है अपने यहाँ पे। जैसे देखो अब ये क्वेश्चन है, देखो 2 हमारा हो गया हिस्ट्री से, ये हमारा हो गया इंडियन सोसाइटी से, ठीक है, इंडियन सोसाइटी से ये क्वेश्चन है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारा मतलब फॉरेन कल्चर हमारे इंडियन कल्चर को। जैसे देखो ड्रेस द मॉडर्न कुर्ता पजामा, ठीक है, जो हम देखते हैं आजकल लोग पहनते हैं, एंड अनारकली शूट, इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन कोड कल्चर, ठीक है, ये पर्शियन कोड कल्चर का है, ठीक है, सही बात है। एंड देन लैंग्वेज की बात कर, एंड यहाँ पे हम ड्रेस में एक और बात कर सकते हैं जो कि आज का हम देखते हैं, ये जो जीन्स और जो कुर्ती होती है वो भी हम देख सकते हैं एज अ लाइक वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो, जीन्स एंड देन अपना इंडियन, दोनों मिक्स है, इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। देन एंड लैंग्वेज की बात करा जाए तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, वो इन्फ्लुएंस वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है अरेमिक का एंड ग्रीक का, सिंस मौर्यन टाइम से ही ये चीज़ इन्फ्लुएंस रही है। एंड देन यहाँ पे जैसे आता है एग्जाम्पल देखो, यवन प्रिया यूज्ड फॉर स्पाइसेस एंड पेपर, इवन हिंदुस्तान डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक ओरिजिन, सही बात है, हिंदुस्तान से हिंदू लोग ऐसा बोलते थे ना, ठीक है, ये एग्जांपल देखो। एंड देन आर्ट में हम देख सकते हैं कि ये क्या है,
गांधारन जो स्टाइल ऑफ आर्ट है, सारनाथ, ये सारनाथ में जो मतलब गांधार स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर वगैरह है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जैसे बुद्धा इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेको रोमन आर्ट, ठीक है, वो लोग ग्रेको रोमन आर्ट उसके तरीके से बुद्धा का जो डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट नहीं है, यहाँ पे मथुरा है और वहाँ पे सारा ये क्या है यार, आंध्र प्रदेश वाला है, और एक इधर है ये गांधारा, अमरावती साउथ वाला, ठीक है। तो ये म्यूज़िक में कैसे है, जैसे कथकली डांस जो है हमारा, इसमें ये ये क्या लिखा है यार, ख्वान पता नहीं, ख्याल होगा, ख्याल स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है, इमर्ज्ड विथ दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत के से इमर्ज हुआ है, जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ आमिर खुसरो मुगल कोर्ट कल्चर, ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज़ देखा जा रहा है कि जैसे देखो, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, 4 लाइन का इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है, एंड देन ये पहली पार्ट, जस्ट कुछ भी आपको इधर उधर कुछ लिखना ही नहीं है, जो पूछा गया जस्ट उसको एड्रेस करो। बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें जो पता होता है हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं, नहीं, ट्राई टू लाइक इनकलकेट दिस हैबिट कि भाई जो पूछा गया हम वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने प्रॉपर से वे में स्ट्रक्चर बनाया गया कि पहले हम ड्रेस की बात कर लिया हमने, फिर लैंग्वेज की बात कर लिया गया, रादर देन राइटिंग कि हाँ एक पॉइंट ये बता दिया वो बताया, जब ये ऐसे लिखा गया है इसमें, तो इसका मतलब है कि एक स्टेप आगे जाके आप एग्जामिनर की हेल्प कर रहे हो, प्रॉपर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है, ड्रेस के बारे में बात कर ली गई, यहाँ पे लैंग्वेज, फिर आर्ट, फिर म्यूज़िक, ठीक है, 4 पॉइंट हो गए हमारे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दूसरा जो पार्ट था क्वेश्चन का, इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन कल्चर। अब इंडिया का इन्फ्लुएंस फॉरेन कल्चर पे कैसे है, जैसे अगेन हम उसी पॉइंट्स पे उसी सब हेडिंग्स पे बात करेंगे लैंग्वेज में, कि वेस्टर्न वर्ड जो ये है, वेस्टर्न वर्ड जो ये शैम्पू है, ठीक है, वो कम्स फ्रॉम इंडियन चैम्प्स से, चंपी जो है, चंपी वर्ड है, उसी से शैम्पू आया है, ठीक है। ये एन आर्ट ऑफ मसाजिंग हेयर, ये आर्ट होती थी ना मसाजिंग हेयर, तो उसी से ये शैम्पू बना है वेस्टर्न वर्ड। सो यू कैन सी कि ये देखो कितने अच्छी तरीके से कि एग्जाम्पल कितना यूनिक है, ये हम डे टू डे लाइफ में जानते हैं बट हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस आई थिंक एग्जाम्पल, आप यूज़ करो इस आंसर को, इस एग्जाम्पल्स को अपने आंसर्स में, ठीक है, ये स्टिल रिलेवेंट है भाई, ठीक है। अब इसमें भी जो एग्जांपल्स मिले ये सब स्टिल रिलेवेंट है भाई, अब क्या, ड्रेस में अभी भी वही चीज़ें चल रही है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। देन ड्रेस की बात करते हैं, ड्रेस में क्या है, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ कुर्ता पजामा एंड साड़ी इन वेस्टर्न कंट्रीज, हाँ सही बात है। जैसे यहाँ पे देखो इसका भी एग्जांपल लिखा है हमने कि जस्टिन ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो वेयरिंग शेरवानी, ठीक है। अब ये सिंपली इसका कहीं उन्होंने देखा होगा, कुछ भी किया होगा सोशल मीडिया मतलब फ़ोन में कहीं पे भी कि उन्होंने पहना, जस्ट उन्होंने ये यूज़ कर लिया। अब सोचो यार कितनी मतलब, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है बट ये एक वैल्यूएडिशन का काम करता है, यही सब चीज़ें हैं जो आपको मतलब +1 एक्स्ट्रा देगी हर एक क्वेश्चन में, तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। देन इधर देखो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड, जैसे यहाँ पे है पेंटालून, ओके, पेंटालून कम्स फ्रॉम हिंदी पतलून, ठीक है। ये देखो अब कितना बढ़िया एग्जांपल है, ये पेंटालून का जो ये मॉल है, वो जो वर्ड है ये पतलून से आया है, ठीक है। अब देन देखते हैं साइंस एंड नॉलेज में, यहाँ पे द मॉडर्न अरबिक न्यूमेरिक स्टाइल लाइक अ गिफ्ट ऑफ इंडियंस, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अब कंक्लूजन है, दस द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन वन ऑफ द कंस्टेंट यस डिफ्यूजन, गिव एंड टेक वाला रिलेशन है हमारे पे, विच फाइंड्स रेजोनेंस इन द आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुम्बकम। ये देखो वसुधैव कुटुम्बकम की बात है ना, तो ये देखो ये हमारा हो गया, कितना ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया है भाई ये आंसर्स। यहाँ पे ये जो ये सब एग्जांपल्स है ना, जस्ट रिमेंबर दीज एग्जांपल्स, ये वेरी बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं बट यूज़ करे जा सकते हैं, अभी भी रिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाउ फॉर डू यू एग्री दैट एक्सेप्टिंग नेशन स्टेट एज रियलिटी ऑफ द 21st century कैन हेल्प एड इन द फाइट अगेंस्ट रिलीजियस फैनेटिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, ठीक है। अगेन ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, लेट्स सी। मॉडर्न नेशन स्टेट क्या, नहीं पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हाउ फॉर डू यू एग्री, ठीक है, दैट एक्सेप्टिंग नेशन स्टेट्स, ठीक है, एक्सेप्टिंग नेशन स्टेट्स एज रियलिटी ऑफ 21st century कैन हेल्प
aid in the fight against religious fanaticism and fundamentalism. ठीक है, let's see. मॉडर्न नेशन, यहाँ पे ये देखो कि आप कहाँ तक सहमत है कि राष्ट्र राज्यों को 21वीं सदी की वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने से धर्मांधता एंड कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है. कि बेसिकली वही बात करी जा रही है कि नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए एंड ऑल, राष्ट्र एंड राज्यों का. ठीक है, वास्तविकता. ठीक है. मॉडर्न नेशन स्टेट्स as they emerged in the 19th 20th century, ठीक है, are yet in the state of formation के state में है. are the modern organizers of world order. ठीक है, मॉडर्न नेशन जो स्टेट्स हैं are they as they emerged in the 19th and 20th century, जैसे वो इमर्ज हुए थे, एंड येट वो फॉर्मेशन के स्टेज में है, वही जो है ऑर्गेनाइजर है. ठीक है, वर्ड ऑर्डर के. एंड देन सिंपल सा इंट्रोडक्शन था. देन इधर हम देखते हैं अब यहाँ पे जो पूछा है कि रिलीजियस फैनेटिज्म एंड फंडामेंटलिज्म ऑफन इमर्ज फ्रॉम लिंक्स टू अ परसीव्ड commonalities and pre-modern identity based on religion or communalism, religion or community, and the desire for that lost past. तो ये बोल क्या रहा है भाई, often emerged from लिंक से इमर्ज हुआ है. ठीक है, परसीव्ड कॉमनलिटीज़, क्या क्या कॉमनलिटीज़ हैं, एंड प्री मॉडर्न आइडेंटिटीज़ क्या हैं, बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कम्युनिटी के बेसिस पे. ठीक है, कम्युनिटी के बेसिस पे जो कॉमननेस ढूंढ लेते हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी एंड ऑल में, वही चीज़ है. जैसे फॉर एग्जांपल यही कि ISIS जो सीरिया का है एंड तालिबान जो अफ़गानिस्तान का है. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हो गए. देन इधर हमारा अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे नेशन स्टेट एज अ सोल्यूशन. कैसे सोल्यूशन हो सकता है नेशन स्टेट? एम्फेसिस ऑन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़. कैसे एम्फेसिस करता है ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे, जैसे इक्वलिटी, ब्रदरहुड, कैन काउंटर एक्सट्रीम टेंडेंसीज, ये काउंटर कर सकते हैं एक्सट्रीम टेंडेंसीज को. देन एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेसी पे एम्फेसिस करता है ये हमारा जो मॉडर्न ये नेशन स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है. कैन एलिवेट ग्रीवेंसेस थ्रू नॉन वायलेंट मेथड्स. ठीक है, एंड देन इधर आ जाएगा हमारा एक्सेप्टिंग changed realities of history can help forge new forms of brotherhood going beyond religion. ठीक है, going beyond religion, जैसे न्यूजीलैंड. ठीक है, मोर इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है, कैन हेल्प क्रिएट आइडिया ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ नेशन स्टेट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे UN वगैरह का है. अब येट लिमिटेशंस ऑफ नेशन स्टेट, ऑल्दो ये सोल्यूशन है बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे मेनी आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनस आइडेंटिटीज ऑफन एक्सक्लूजनरी. जैसे फ्रांस का जो ये क्या लिखा है, ये क्या बैन किया गया था ना, ये बुर्का वगैरह. ठीक है, टर्बन वगैरह बैन किया गया था, ये सब दिखा रहा है. विच फर्दर एलिनेट माइनॉरिटीज़, ये अगेन एलिनेट करता है माइनॉरिटीज़ को. सो मॉडर्न नेशन स्टेट आर द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड ऑर्डर एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड. येट देयर कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप मस्ट बी ब्रॉडेंड टू ट्रूली चैलेंज मेनेस एंड फंडामेंटलिज्म. ठीक है, ये देखो पॉजिटिव नोट पे इसका कंक्लूजन लिखा गया है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं यही पूछा था कि ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है क्या ये जो है एलिवेट कर सकता है, क्या ये हेल्प कर सकता है टू फाइट फैनेटिज्म एंड फंडामेंटलिज्म. तो यहाँ पहले हमारा इसके बारे में बता दिया गया है, फंडामेंटलिज्म एंड फैनेटिज्म के बारे में इसका एग्जाम्पल दे दिया गया है. देन यहाँ पे अब ये बता दिया कि नेशन स्टेट कैसे सोल्यूशन हो सकता है इसका. देन उसके बाद हमारा इधर आता है ये पॉइंट नंबर, इसके बारे में कुछ लिमिटेशंस भी बता दिए गए हैं. ठीक है, अब ये हमारा हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं यहाँ पे. चाइल्ड लेबर इज़ नॉट जस्ट द कंसिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक कंपल्सन बट ऑल्सो सोशल कंडीशन. अगेन सोसाइटी का क्वेश्चन है.
ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेटा आएंगे बहुत सारे। As per NCRB 2019, one child goes missing every 8 minutes in India, and census 2011 puts child लेबर एज 10 मिलियन। ठीक है, अब ये देखो ये डेटा आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इसका एक बार क्रॉस चेक कर लो कि अभी रिसेंट का एनसीईआरटी का डेटा क्या कहता है चाइल्ड पे। ठीक है, जस्ट सर्च इट राइट नाउ। ठीक है, अभी के अभी करो, क्योंकि अब व्हेन यू लाइक एक्टिवली इंगेज्ड इन अ प्रोसेस देन यू विल सी कि वो चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रिमेंबर हो जाती है, याद हो जाती है हमें। ठीक है, तो जस्ट सर्च इट नाउ। एंड देन दिस inhumane practice not only violates Article 24 but also deprive children of their right to childhood। ठीक है, सही बात है, आर्टिकल 24 की भी बात कर ली गई यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं इकोनॉमिक कंपल्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इकोनॉमिक कंपल्सन जो हमारा ये जो सब टॉपिक था ना, ये इकोनॉमिक कंपल्सन पे हमें बात करनी है। दूसरा सोशल कंडीशन। अब इकोनॉमिक कंपल्सन कैसे होता है बच्चों पे, कि क्या कंपल्सन है इकोनॉमिकली, क्योंकि वो पोवर्टी बहुत ज़्यादा है। 22% ऑफ पॉपुलेशन पुअर है, जो हमारा तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है। अब देखो यहाँ पे 22% हो गया, ये हमारा वैल्यूडेशन हो गया। जब आप ये चीज़ें लिखते हो तेंदुलकर कमेटी की, हम भाई अपने हिसाब से नहीं बोल रहे, बट ये ऑथेंटिक सोर्स से हम बता रहे हैं, तो ये एक वैल्यू एडिशन का और आपके आंसर्स पे वैल्यू लाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड डिज़ायर फॉर मोर हैंड्स टू वर्क। ठीक है, एंड देन इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक का इम्पैक्ट है, जैसे यूनेस्को मिनास ऑफ चाइल्ड लेबर एक्सपेंडेड मैनीफोल्ड ड्यू टू इकोनॉमिक नीड पे मोर प्रीवैलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन पुअर फैमिलीज। ठीक है, येट देयर इज ओनली साइड ऑफ द कॉइन, ये एक ही साइड का कॉइन है। डेवलपमेंट जो डिफरेंसेस हैं, मोर चाइल्ड लेबर फ्रॉम बिहार एंड उड़ीसा। सही बात है। अब सोशल कंडीशन पे हम बात करें, लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है। एंड यहाँ पे क्या है, मोर लाइकली टू हैव हाई फर्टिलिटी रेट। सही बात है। लेस नॉलेज अबाउट पॉजिटिव ऑफ एजुकेशन के बारे में कम नॉलेज है, फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अब जितने इशूज़ हम सोच सकते हैं, सारे हम लिख सकते हैं। पर पेट्रियार्की है कि यहाँ पे क्या है, अनएजुकेटेड वुमेन है, मोर चिल्ड्रन होंगे। अनएजुकेटेड वुमेन होंगे तो बहुत सारे चिल्ड्रन होंगे, तो इंक्रीज ये क्या होता है, प्रोफेशनलिटी ऑफ प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा चाइल्ड लेबर का। सही बात है। एंड देन रोल ऑफ कास्ट की बात करा जाती है यहाँ पे, यंग चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, यंग चिल्ड्रन, वो भी एज हाउस होल्ड हेल्प इन अपर कास्ट हाउस होल्ड्स। ठीक है, माइग्रेशन की बात करा जाए तो यहाँ पे रूरल अर्बन डेवलपमेंट गैप है यहाँ पे। ठीक है, और यूनेस्को स्टेट ऑफ वर्ल्ड चाइल्ड। हाँ, तो यहाँ पे हम माइग्रेशन की बात कर रहे थे। यूनेस्को स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन की जो रिपोर्ट है, वहाँ पे माइग्रेंट, वहाँ पे ये बोला जाता है कि चिल्ड्रन जो 80% हैं, 80% लेस लाइकली टू गेट एजुकेशन एंड 40% एंड अप इन वर्क। ठीक है, तो जस्ट सर्च इट नाउ, लाइक यूनेस्को का डायरेक्टली सर्च करो एंड देन देखो कि क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। एंड जब हम ऐसा करते हैं ना एक्टिवली, तो हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो जस्ट डू इट नाउ। सो यहाँ पे हम देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या है, कि टैकल कैसे करना है। ठीक है, इकोनॉमी एंड सोशल दो एस्पेक्ट पे है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सोशल वेलफेयर मेजर्स एंड ले सकते हैं। यहाँ पे हम सोशल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, एंड विमेन रिप्रोडक्शन की हेल्थ की बात हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब ये कंक्लूज़न है हमारा कि खोया पाया पोर्टल ओके एंड सत्यार्थीज का बचपन बचाओ आंदोलन, जो कैलाश सत्यार्थी थे। खोया पाया पोर्टल एंड बचपन बचाओ आंदोलन जो कैलाश सत्यार्थी का था, आर स्टेप्स इन दिस राइट डायरेक्शन। देखो एक पॉजिटिव नोट, यहाँ पे 2 वैल्यूडेशन हो गए, खोया पाया पोर्टल एंड ये तो हमें पता ही होता है, जस्ट यूज़ इट, लेकिन इसको हमें यूज़ करना है कैलाश सत्यार्थी का। तो ऐसे कुछ टिड्बिट्स हैं जो हमें कलेक्ट कर लेने चाहिए। ठीक है, जैसे कोई स्कीम है, SDG गोल्स हैं। ठीक है, SDG गोल्स, यहाँ पे SDG गोल्स भी फिट हो सकता था। ठीक है, कि SDG जो पोवर्टी, SDG 1, SDG 2 हंगर पोवर्टी, और 4 इंपॉर्टेंट लाइक जो एजुकेशन है। तो कई सारे SDG गोल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो गाइस, सो इसमें हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम करते हैं। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।